स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से स्कूपर के मंच पर। आज 24 तारीख है, 24 मई, और करीब एक हफ्ता जो है वो मतदान में बाकी बचा है। 1 जून को वक्त आ गया है कि जैसे हमारे बहुत से सुनने वाले हमारी पिछली वीडियोस जो भी पंजाब चुनाव के साथ संबंधित हमने की हैं, तो उनके कमेंट्स आते थे कि सीटों के बारे में बताइए, और विशेषकर बीजेपी की जो सीट्स हैं उनके बारे में बताइए आप। तो आज वो वक्त आ गया है कि हम समझते हैं स्कूपर के इस मंच पर कि सीटें जो है कितनी बीजेपी के हिस्से में आ सकती है। और ये इसलिए भी इस बात के बारे में खुल के और स्पष्ट तौर पे बात की जा सकती है अब, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उन्होंने पंजाब में अपना चुनावी दौरा शुरू किया और पहली जनसभा पटियाला में उन्होंने संबोधित की। और किस आधार पे प्रधानमंत्री बीजेपी के लिए पंजाब में वोट मांग रहे हैं, उन्होंने वो सारे मुद्दे भी लोगों के सामने रखे। तो मैं ठीक उचित नहीं समझता हूं कि उन मुद्दों को दोबारा दोहराया जाए, क्योंकि आप सभी ने उनके बारे में सुन चुके हैं। आप उनकी जो चुनावी जनसभा थी उसकी जो लाइव टेलीकास्ट जो आप देख चुके हैं। लेकिन अपनी बात जहां जहां पे ज़रूरत पड़ेगी अपनी बात कहने के लिए, उसके समर्थन में, तो जो मेरा आकलन है तो उसमें मैं उन मुद्दों का ज़रूर जिक्र जो है वो छेड़ूंगा। सबसे पहली बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनसभाएं जो है पंजाब में कर रहे हैं। 2 आज करेंगे, वो है एक जालंधर में और दूसरी गुरदासपुर। अब इन 3 जगहों का जो चुनाव किया गया है वो उसके पीछे एक रणनीति है, उसको आप जरा समझिए। वो ये है कि जो पटियाला है वो मालवा का क्षेत्र है जो पंजाब का, ये उसका एक केंद्र जो है उसको बनाकर उन्होंने वहां पे जनसभा की। और जो दूसरा है जालंधर जो है वो दुआबा क्षेत्र है जो पंजाब का, वो उसका एक केंद्र उसको बना के उन्होंने वहां पे। और तीसरा है गुरदासपुर, जो कि पंजाब का जो माझा क्षेत्र है, जो 3 क्षेत्र हैं पंजाब के, उन तीनों में प्रधानमंत्री की एक हाजिरी, मौजूदगी, जो कि बाकी की और जो संसदीय सीटें हैं माझा, मालवा और दुआबा में, इन तीनों सीटों के अलावा उनको भी वो एड्रेस जो है वहां की जो इलेक्टोरेट है, वोटर्स है, उनको किया जाए। तो जैसे आपने कल देखा कि मंच के ऊपर जो मालवा की जो प्रमुख संसदीय सीटें हैं उन पे जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो सभी के सभी मौजूद थे। तो मैं आपको बता भी देता हूं, उसमें है पटियाला और फरीदकोट, बठिंडा, संगरूर और फतेहगढ़ साहब। ये 5 मेन थे जिनका नाम लेके उम्मीदवारों का प्रधानमंत्री ने वहां पे स्टेज से, मंच से उनकी जान पहचान लोगों से करवाई। और ये कहा उन्होंने वहां पे कि आप इन उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को जो वोट डाल रहे हैं वो सीधा मोदी के खाते में जाएगा। अब इस बात को समझिए, यहाँ पे जो बीजेपी की रणनीति है पंजाब में, उसकी एक झलक आपको मिलेगी कि यहाँ पे प्रधानमंत्री बीजेपी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, उनकी जो छवि है, उसको और बाकी के जितनी भी पार्टियां, उनमें तो खैर कोई चेहरा है ही नहीं है, विपक्ष का जो इंडी जो गठबंधन जिसका उन्होंने उसमें जिक्र भी किया है, तो उनका कोई प्रधानमंत्री पद का तो कोई उम्मीदवार है नहीं। लेकिन मोदी जी ने इसको मोदी वर्सेस रेस्ट ऑफ द ऑपोजिशन, जो विपक्ष है, उसकी एक लड़ाई जो है पंजाब में वो बना दी है। तो उससे क्या होगा? उससे है कि जो मतदाता है उनको एक क्लैरिटी है कि भाई आप किस पक्ष में आपने वोट डालना है, कहां पे डालनी चाहिए आपको,
एक तरफ उम्मीदवार है कि वो जो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री है और अगली बार भी वो बीजेपी का जो है चेहरा है, इस पद के जो है वो उम्मीदवार हैं। तो आप उनकी इसके लिए उन्होंने अपनी जो उपलब्धियां हैं अपनी सरकार की और विद रेफरेंस टू पंजाब वो भी उन्होंने गिनवाई है, ताकि जो मतदाता है उनकी जो कारगुजारी है उनकी सरकार की पिछले 10 साल की, उसके आधार पे वो अपना एक निर्णय ले और भाजपा के हक में वो वोट डालें। अब ये तो हो गया एक मोटी सी बात जो पूरे एक क्षेत्र, सो तीनों क्षेत्रों में आज भी कमोबेश प्रधानमंत्री वही मुद्दे उठाएंगे जो उन्होंने पटियाला की जनसभा में उठाए हैं, क्योंकि इन तीनों क्षेत्रों का कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बहुत से मुद्दे जो हैं वो साझे मुद्दे हैं। अब आते हैं हम कि इन 5 सीटों का जो आकलन आज की इस चर्चा में हम करेंगे कि इसमें बीजेपी जो है वो कहां पे खड़ी दिखाई देती है, क्या संभावनाएं हैं उसकी। तो इसमें हम देखते हैं कि एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पे बीजेपी ने पहले लोकसभा का चुनाव जीता हो। पटियाला, वहां पे महारानी परनीत कौर जो कि कांग्रेस के टिकट पे 2019 में चुनाव जीती थी, और वो धर्मपत्नी है कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और महारानी परनीत कौर भी बहुत देर के बाद वो विधिवत तरीके से बीजेपी में वो शामिल हुई और उनकी प्रत्याशी बनी। अब आते हैं फरीदकोट। फरीदकोट पटियाला की तरह ही एक रियासती शहर है। यहाँ के जैसे पटियाला में राजा महाराजा थे, वैसे फरीदकोट भी एक रियासत हुआ करती थी आज़ादी से पहले। तो वहाँ पे भी कांग्रेस ने पिछला चुनाव जो है जीता था। वहाँ पे बड़े एक मशहूर पंजाबी के लोक गायक हैं मोहम्मद सदीक, जो कांग्रेस की टिकट पे वहाँ पे सांसद जो हैं वो बने थे। वहाँ पे भी बीजेपी का कोई आधार नहीं था। और उसके बाद फतेहगढ़ साहब आ जाइए आप। फतेहगढ़ साहब में भी कांग्रेस जीती थी। अमर सिंह थे वहाँ पे, डॉक्टर अमर सिंह इसके प्रत्याशी थे, उन्होंने जीता था। फिर आप बठिंडा, जो बठिंडा है ये पंजाब की एक हॉट सीट इसे माना जाता है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल जो बहुत बार सत्ता में रह चुकी है और पंजाब की एक नुमाइंदा सिखों की एक उनके धार्मिक जो राजनीतिक जो उनके हित हैं, उनके सरोकार हैं, उनको वो उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। और उनकी जो प्रत्याशी थी हरसिमरत कौर बादल, जो इस बार भी श्रोमणी अकाली दल की प्रत्याशी है, वो पिछले चुनाव 2019 में वहां से जीती थी। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं। और संगरूर जो है ये भी एक हॉट सीट है, क्योंकि ये इसको माना जाता है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, 2014 में सबसे पहले उन्होंने बड़े भारी अंतर के साथ ये सीट जीती थी। उसके बाद 2019 में भी उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ा और जीते, लेकिन उनका जो जीत का मार्जिन था वो पहले की बनिस्बत बहुत कम हो गया था। लेकिन उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 के चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री बने और इन्होंने इस सीट को छोड़ा। इस पे जो उपचुनाव हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा एक धक्का लगा था। आम आदमी पार्टी चाहे बहुत कम अंतर था वोटों का, कुछ 5000 से कुछ ज़्यादा वोटें थी, ये सीट वो सिमरनजीत सिंह मान जो अकाली दल अमृतसर के नेता हैं, उनसे वो हार गए थे। और उसमें भी जो कांग्रेस तीसरे स्थान पे रही थी उपचुनाव में, और बीजेपी चौथे, और ये जो श्रोमणी अकाली दल है वो सबसे नीचे था। तो थोड़ा सा कि ये सीट इसलिए फर्क है दूसरों से कि यहाँ पे एक सही मानों में 4 कोणीय नहीं बल्कि 5 कोणीय मुकाबला है। ऐसी स्थिति पंजाब की किसी और सीट पे नहीं है। और ये सीट आम आदमी पार्टी के लिए एक उनके वकार का, उनकी मूंछ का सवाल बन गई है
क्योंकि वो इस सीट को दोबारा जो है वो हथियाना चाहेंगे, क्योंकि ये उनका गृह जो है संसदीय क्षेत्र है मुख्यमंत्री भगवंत मान का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चार कोणीय जो मुकाबला है पूरे पंजाब में, इसके चलते जैसे कि पहले के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि ये पहली बार हो रहा है कि चार कोणीय मुकाबला हो रहा है, और ये चार कोणीय मुकाबले में सभी पार्टियां जो है वो बराबर की एक दावेदारी वो रखती हैं। अगर बीजेपी को सीटें नहीं मिली थी पिछली बार, सिर्फ दो सीटों पे उनको संतोष करना पड़ा था, लेकिन क्योंकि वो केंद्र में सत्ता में है तो उनकी दावेदारी मजबूत बनती है। और तब से लेके अब तक परिस्थितियां कुछ इस तरीके से बदल चुकी हैं, समीकरण इस तरीके से बदल चुके हैं कि बीजेपी मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी बड़े चौंकाने वाले नतीजे जो है वो देगी इस बार के चुनाव में। यहां पे एक बात हम जरूर ध्यान में रखें कि बीजेपी, जहां से बीजेपी ने शुरू करना है, इन पांचों सीटों की मैं बात कर रहा हूं, उसमें ये इससे पहले, इसके पहले के चुनाव अगर उनका आप हम रेफरेंस पॉइंट माने, चाहे वो लोकसभा का चुनाव था 14 और 19 का, और चाहे वो 17 और 22 का जो है राज्य का चुनाव था, असेंबली का चुनाव था, तो बीजेपी उसमें बहुत पीछे, बहुत नीचे रही है। उसका एक कारण तो ये भी है क्योंकि इसका गठबंधन था जो 2020-21 में जो किसान आंदोलन था, उसके बाद वो जो टूट गया था, और 2022 का चुनाव इन्होंने अलग अलग लड़ा था। इस बार भी ये ऐसी कुछ संभावनाएं जताई जा रही थी कि इनका गठबंधन हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पे बीजेपी अकेले अपने दम पे ये चुनाव लड़ रही है, और उसके लिए एक बहुत बड़ी एक परीक्षा की एक घड़ी है, और उसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बीजेपी सीट जीते या ना जीते, लेकिन उसका वोट शेयर एक बड़े हैरानीजनक तरीके से जो है वो बढ़ सकता है। तो यहाँ पे एक बात और आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ, वो ये है कि जो बीजेपी का जो नेतृत्व है, देखिए जनसभाओं में, मंचों पे, मीडिया में, तो वो यही कहेंगे हम सभी सीटों पे लड़ रहे हैं, हम सभी सीटें जीतेंगे। लेकिन जो असलियत ये है कि बीजेपी इस चुनाव में उन सीटों पे अपना दांव खेल रही है जिन्हें हम शहरी सीटें बोल रहे हैं पंजाब की, क्योंकि बीजेपी का पारंपरिक तौर पे जो शहरी क्षेत्र है वहां पे इनका प्रभाव रहा है जब वो अकाली दल के साथ गठबंधन में थे। तो इस बार चूंकि अकेले लड़ रहे हैं, तो ये जो बीजेपी जो है इन सीटों के ऊपर अच्छा एक प्रभावशाली जो है प्रदर्शन कर सकती है। मैं अभी इस बात पे नहीं जाऊंगा कि ये जो 5 सीटें हैं इनमें बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन संभावनाएं इतनी प्रबल हैं, विशेषकर जो पटियाला की सीट है, और वहां पे एक बड़ा अजीबोगरीब एक चीज देखने में आई है कि जैसे दूसरी एक नेता एक पार्टी छोड़ के जब दूसरी पार्टी में शामिल होता है, तो जरूरी नहीं होता कि वो बहुत बड़ा एक पुराना जो एक समर्थक वर्ग है वो अपना वर्कर्स का या केडर का वो अपने साथ में लेके चला जाए। हाँ, एक विशेष और जो उनके बड़े कट्टर समर्थक है वो उनके साथ जरूर जाते हैं, और ये पंजाब में ये अमल काफी मतलब पिछले अगर समय से हम मुकाबला करें, पिछले चुनावों से मुकाबला करें, तो इस बार तो एक थोक के भाव पे ये दलों की अदला बदली हुई है। तो उनके चलते ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी, चाहे वो बीजेपी का हो या दूसरी पार्टी का नेता, अगर वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो उसका अर्थ कतई ये नहीं है क्यों कि वो अपने साथ बहुत बड़ा एक समर्थकों का वर्ग भी लेके चला जाएगा। लेकिन पटियाला में कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। महारानी प्रणीत कौर एक बहुत प्रबल जो है वो दावेदार है इस सीट का, क्योंकि वो उनका एक गृह क्षेत्र है वहां पे, और
उनका अपना एक, उनके उनके पति जो है कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री है, उनका अपना एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है। और उनमें से हमने देखा है कि बहुत सारे संसदीय क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे इलाके जिसमें देहात का इलाके भी हैं, तो वहां से जो कांग्रेस के जो स्थानीय नेता है वो भी महारानी प्रणीत कौर के हक में, उनके समर्थन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा फर्क है। और जिस तरीके का यहाँ पे मुकाबला, और दूसरे जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर धर्मवीर गांधी 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे, पहली बार वो जीत गए थे। और उसके बाद उन्होंने वो पार्टी से अलग थलग हो गए। उसके बाद भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा वोटें जो है वो नहीं ले जा सके। और इस बार वो कांग्रेस में शामिल हो गया और उनकी पार्टी के अंदर भी खासी विरोधता जो है वो हुई थी उस वक्त जब उनको टिकट मिला था, लेकिन अब वो थम गई है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ही है वहां के पटियाला के, वो उनके समर्थन में दिखाई देंगे पर मन के साथ नहीं होंगे। ये कांग्रेस का एक कल्चर है कि वहां पे जो गुटबाजी के रहते, वो अंडर कटिंग जो होती है, उसके चलते पार्टी को बहुत बार पराजय का, हार का सामना करना पड़ा है। और इस तरह अब भी ऐसा कुछ लगता है, क्योंकि एक बहुत अंडर करंट है, जो अंडर करंट जो है बीजेपी के हक में जो जिसको माना जा रहा है, उसका एक और बड़ा कारण है बीजेपी का। क्योंकि देखिए, पंजाब में ये माना जाता था कि वहां पे तीसरा बदल नहीं है, हालांकि तीसरे बदल के लिए एक जगह जरूर रही है पंजाब में। आम आदमी पार्टी ने उस तीसरे बदल का जो वैक्यूम था उसको भरा, लेकिन 2 साल यानी 28 महीने के करीब हो गए उनको आए हुए सत्ता में, लेकिन वो लोगों की उम्मीदों पर, अगर आम परसेप्शन की बात करें तो वो लोगों की उम्मीदों पर उतने खरे उतरे नहीं दिखाई दे रहे, और इसका खमियाजा उनको इस बार भुगतना पड़ेगा। तो इस स्थिति के चलते हुए तो सवाल ये पैदा होता है कि तीनों पार्टियां, कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी, तो आजमा लिया। ये नेशनल इलेक्शन है, यहाँ पे चुनाव जो है वो देश की सरकार, केंद्र की सरकार को चुनना है, प्रधानमंत्री को चुनना है। तो इसमें वो बात दोबारा फिर मैं आपको याद दिलाता हूं कि इसीलिए प्रधानमंत्री जो है इसको मोदी वर्सेस रेस्ट ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब में बना रहे हैं, जिसका उल्लेख उन्होंने पटियाला की जनसभा में किया है। तो अब नेशनल इलेक्शन, और सबसे जो बड़ा मुद्दा है जिससे लोग जो हैं पीड़ित हैं, और उनमें एक चिंता है पूरे पंजाब में, और वही चिंता इन 5 सीटों पर भी, वही चिंता जो है वोटर्स में, वो मतदाताओं में दिखाई पड़ रही। वो है लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा का। चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे वो आतंकवाद का एक खौफ हो, तो लोग खौफ ज़्यादा है। और जो शहरी वोटर होता है वो सबसे ज्यादा, क्योंकि वो एक बिजनेस क्लास है, वो कारोबारी है, तो उनको शांति चाहिए। अब आप देखेंगे कि पिछले समय में सबको मालूम है कि पंजाब में बड़ी सेंसेशनल किलिंग्स हुई हैं, ऐसे भी हुए हैं जो सीधे कार्रवाइयाँ हुई हैं, ऐसे घटनाएं हुई हैं वो सीधे जो आतंकवाद से जिनकी तारें जुड़ी हुई हैं, जिनके हमारे पड़ोसी मुल्क है वहां से जुड़ी हुई हैं। तो एक ऐसा माहौल है पंजाब में जो सभी दूसरे जो कारण हैं उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अपना एक अक्स है, वो जो है लोगों में वो चीज जो है लोगों के दिमागों में, शहरी मतदाता जो है उनमें वो बैठ रही एक एक्सेप्टेबिलिटी है। तो उसके चलते ये सारे फर्क कि बीजेपी जो है जी हिंदुओं की पार्टी है, वो सिख नहीं वोट डालेंगे, ऐसा सारी मान्यताएं इस बार ध्वस्त होने वाली है। पंजाब का जो सिख वोटर है, अभी आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर भी एक एनालिटिकल वीडियो जो हम बनाएं कि पंजाब का सिख जो है वो बीजेपी को अगर वोट देता तो क्यों देगा। लेकिन फिलहाल ये है कि जो पंजाब का शहरी सिख है
वो बीजेपी, बहुत उसकी जो बहुसंख्या है वो बीजेपी हक में खड़े दिखाई दे रही है। वो कभी भी वो मुखर होके नहीं बोल रहे, लेकिन बहुत बड़ी अंडर करंट है। देखिए, जो एक पारंपरिक वोटर है, समर्थक है बीजेपी का, वो खामोश रहता है, वो अपनी बात धड़ल्ले से नहीं रखता है, वो वोट के जरिए अपनी इच्छा, जो अपनी मंशा, वो जताता है। उसके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, और उस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को अगर कोई 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 पूरा कर सकता है, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी में बदल सकता है, तो ऐसा प्रभाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनकी एक छवि ऐसी बन गई है, जिसके चलते लोग ये चर्चा करते हैं, हमसे बातें करते हैं, अपने अपने गुटों में बातें करते हैं, अपनी नेबरहुड में बातें करते हैं, अपने घरों के छोटे छोटे जो फंक्शंस होते हैं वहाँ पे बात करते हैं, अपने काम काज की जगह पे बात करते हैं। तो एक चीज़ ज़रूर है कि बीजेपी के हक में जो सबसे बड़ी बात जा रही है, जो इन 5 सीटों पे भी जो है लागू होती है, वो ये है मोदी फैक्टर, जिसे हम कहते हैं। और ये मोदी फैक्टर, अगर हम इसको, जो राम मंदिर वाला, देखिए राम मंदिर का इशू भी एक ऐसा इशू है जो अभी वो इशू जो है वो लोगों के जहन में है, जो दाता है उनके, चाहे वो हिंदू वोटर है, और वो अवश्य बीजेपी को इसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो सिख वोटर है शहर का, उसको भी वो इसको हिंदू सिख वाले चश्मे से नहीं देखता है। उसके लिए ये कोई कोई ऐसी ऐसी बाधा नहीं है जिसकी वजह से सिख वोटर है वो बीजेपी को वोट ना डाले राम मंदिर के इशू के ऊपर। और उसके बाद जो मोदी फैक्टर, और ये जो 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 लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था जो है पंजाब की पूरी, जिससे कारोबारी वर्ग जो है वो प्रभावित होता है, चाहे वो बड़ा दुकानदार, छोटा कारोबारी, बड़ा कारोबारी। यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी मैं याद दिला दूं कि पंजाब में विशेषकर लुधियाना जो इंडस्ट्रियल हब है, या जालंधर है, या अमृतसर, बटाला, कुछ ऐसे जगह हैं जो पंजाब में उद्योगिक जो हब है, जिसे केंद्र हम बोलते हैं, वो है। वहाँ पे भी जो बड़ी गिनती है, तो 95% जो प्रतिशत है वो कारोबारी, वो है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, जिसे हम MSMEs कहते हैं, जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला उद्योग का वर्ग है, समूह है पंजाब में। तो उसके चलते वो भी, जैसे ये फ्री बिजली वाला जो पंजाब में किया है, सभी के लिए किया है, लेकिन जो इंडस्ट्री है, जो कारोबारी है, बिजनेस क्लास है, उनको उसका जो है एक इस तरीके से उनको लगता है कि वो नुकसान वाली बात है, क्योंकि वो जो 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 उसका नुकसान है, कहीं ना कहीं से तो वो खर्चा उसकी भरपाई करनी है। तो वो इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए जो बिजली की दरें हैं उनमें जो बढ़ोतरी है या कमी ना करना जो है, वो उसका बोझ जो है इनके ऊपर है, और इस चीज को वो महसूस करते हैं, और उसके चलते ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़े होंगे। और ये सीटें, जो मैं शहरी सीटों की बात जैसे शुरुआती चर्चा में मैंने बोला था, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो 5 सीटें हैं, इनमें बठिंडा एक बड़ा शहर है, फरीदकोट जो है एक जिसे कहते हैं कि उस तरीके का शहर नहीं है जैसे लुधियाना है, जलंधर, अमृतसर या पटियाला है। तो फरीदकोट एक छोटा है, रियासती शहर है, और वहाँ पे जो जो ज़्यादातर जो वो है, वो देहात का जो क्षेत्र है, छोटे कस्बे हैं। तो वहाँ पे बीजेपी के चांसेस जो ये हैं कि बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है कि पहले की 2019 की बजाय इस बार बहुत अच्छा करने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हंसराज हंस, ये एक रिजर्व संसदीय क्षेत्र है, आरक्षित है, और वहाँ पे जो हंसराज हंस है, जो उनकी एक पहचान बनी हुई है, और जिस तरीके से वो अपना अपना जो कैंपेन है वो चला रहे हैं, उसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं
कि वो बहुत बड़ा एक डेंट डालने जा रहे हैं। और उनके सबसे बड़ी बात ये है पंजाब में, जो पूरे पंजाब में भी लागू होती है और इन 5 सीटों पे भी, वो है कि जो बीजेपी का एक हिंदू वोटर है शहरों का, और गांव देहात या नीम देहात जो एरिया है जिसमें कस्बे शामिल है, वहां पे भी जो दलित भाईचारा है, जो शेड्यूल कास्ट वोटर है, उसमें बीजेपी बहुत अच्छा करने जा रही है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन ना होने की सूरत में जो नुकसान बीजेपी को होने जा रहा था, उसकी बहुत हद तक ये भरपाई करेगा। और वो जो दलित वोटर है, जिसमें जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी चुनावी रैली में ये कहा था कि ये जो हेल्थ स्कीम है 5 लाख का बीमा मुफ्त इलाज वाला है, उससे जैसी जानकारियां हमें आज तक मिलती रही हैं जब से ये स्कीम जो है लागू हुई है, और बहुत से ऐसे लाभपात्र लोग वर्ग हैं जो जो इस स्कीम का जिसको फायदा लाभ हुआ है। उसके अलावा ये जो अनाज फ्री वाला जो उन्होंने बात की है, तो जो गांव के विशेषकर जो दलित है, जो गरीब हैं, उनके लिए ये जो उसमें अगर उसकी बात जब करते हैं, और इसकी बाकायदा बीजेपी जो है इसका एक उन्होंने एक अभियान भी जो शुरू किया था गांव में और अब भी चल रहा है, कि ये सारी जो सहूलतें हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से है। तो अगर आप गांव में भी जाएंगे, आप दलित जो भाईचारा है उनके लोगों से बात करेंगे, तो अगर कोई बीजेपी की बात करेगा, अगर आप बोलेंगे कि आप किसको वोट डालेंगे, तो वो मोदी का नाम लेंगे। तो ये एक सच्चाई है, एक ऐसी अंडर करंट है। उसके बाद जो फतेहगढ़ साहब है, ये बहुत एक ऐसी सीट है जहां पे बीजेपी का बहुत बड़ा आधार नहीं है, और ये कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन वहां पे भी ये भी एक रिजर्व सीट है। और वहां पे जो गेजाराम हैं वाल्मीकि जो इसके प्रत्याशी हैं बीजेपी के, तो वहां पे ये देखना होगा कि कितनी बड़ी काट वो दलित वोटर्स को में करते हैं। और अगर वो ऐसा होता है तो उसका सीधा सीधा नुकसान जो है ना सिर्फ फतेहगढ़ साहब की सीट पे, बल्कि और भी इन 5 सीटों पे सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि ये वो वर्ग है जो इससे पहले कांग्रेस पे था। और इसका नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी को भी हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को उतना नुकसान नहीं होगा जितना कांग्रेस को, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो फ्री बिजली वाली स्कीम है और ये जो मोहल्ला क्लीनक जितने भी उन्होंने शुरू किए हैं, तो उससे जो लाभवंत लोग हैं वो अवश्य आम आदमी पार्टी के लिए वोट डालेंगे। तो फिर वही स्थिति ऐसी है कि जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि अंतिम निर्णय किसके पक्ष में होगा, अंडर करंट जरूर है। तो वो नतीजे बताएंगे। और उसके बाद जो है हम बठिंडा की सीट है, बठिंडा की सीट जो है अकाली दल के लिए वकार का सवाल है। और 2009 में जब वो जीती थी हरसिमरत कौर बादल, उसके बाद 2014 और अब 2014, 9, 14 और 19, अब उनका जो जीत का मार्जिन जो है वो 1 लाख से ऊपर वोटों का था, जो घटते घटते 2019 में मात्र 21,000 जो रह गया था। तो जब वो 21,000 रहा था तब भी इनका गठबंधन था बीजेपी के साथ, अब गठबंधन नहीं है, इसलिए बराबर की लड़ाई है वहां पे। और वहां पे एक बहुत बड़ा डेंट जो है वो उसकी संभावना है, वो है कि इनके कद्दावर नेता पूर्व मंत्री सिकंदर शेख मलूका, जिनका पुत्र और पुत्रवधू जो है, जो उनकी पुत्रवधू है परमपाल कौर, पूर्व IAS ऑफिसर, वहां बीजेपी की वो प्रत्याशी है। तो निश्चित तौर पे वो अकाली दल के वोट बैंक में वो सेंधमारी जरूर करेंगे। और वहां का जो कारोबारी वर्ग है वो भी अभी तक ऐसा लगता है कि वो बटा हुआ है श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के बीच में। लेकिन वो फिर वही बात कि लोग मुखर होके, विशेषकर जो हिंदू वोटर है, वो नहीं बताता कि वो किसके पक्ष में है। और जो हरसिमरत कौर बादल है अकाली दल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो उनकी वोट के हकदार हैं, क्योंकि जो बठिंडा में
बठिंडा का एक शहरीकरण, नवीनीकरण हुआ है, वहाँ पे एम्स आया है, वहाँ पे एयरपोर्ट आया है, तो वो कहते हैं कि दावा करते हम लेके आए हैं तो इसलिए आप हमें। लेकिन ये अलग बात है और मुझे इस बात में समझ नहीं आ रही कि बीजेपी इसको क्यों उस तरीके से जोरदार तरीके से नहीं उठा रही कि अगर वो ये कहते हैं कि एम्स और एयरपोर्ट उनकी वजह से आया है तो उसमें बराबर का श्रेय जो है वो बीजेपी का भी है, क्योंकि बीजेपी में केंद्र में सरकार थी तभी ये मुमकिन हो पाया है। तो इस बात को लोगों के सामने कैसे रखते हैं ये आने वाले जो 6-7 दिन है इसके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि ये जाने उनके मीडिया मैनेजर जाने, उनके जो रणनीतिकार हैं बीजेपी के वो जाने। लेकिन उनका जो ऐसी रणनीति अपनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे प्रबल जो दावेदार हैं सिटिंग एमपी है वो हरसिमरत कौर बादल है। तो वहाँ पे कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी बदला है। पूर्व 3 बार के विधायक वो भी अकाली दल से आए हैं कांग्रेस में, उसका भी निश्चित तौर पे अकाली दल को नुकसान जो है वो होने वाला है। लेकिन चुनाव है, अब देखना ये है कि इसमें एक फरीदकोट, फतेहगढ़ साहब, बठिंडा और संगरूर की सीट के बारे में मैं आपको बता दूं कि संगरूर में भी एक कुछ ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है बीजेपी के पक्ष में काफ़ी जो बीजेपी का वोट शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि अब देखिए कि जब अकाली दल और उपचुनाव की अगर हम बात करें तो 2022 का सिर्फ मात्र 2 साल पहले की बात है, तो वहाँ पे अकाली दल जो है सबसे नीचे था, बीजेपी की जो वोट्स थी वो उनसे ज़्यादा थी। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम शहरी क्षेत्र जो संसदीय क्षेत्र नहीं कह सकते सिवाय संगरूर शहर के, बाकी इसका भी जो बनतर है इसकी वो बिल्कुल वैसी है जैसी फरीदकोट की है। और संगरूर भी मैं आपको बता दूं कि एक पुराना रियासती शहर है, वहाँ के भी राजा हुआ करते थे। तो वहाँ पे भी ये जो ट्रेडिशनली ये अकाली दल वहाँ से जीतता था, लेकिन 2014 में आम आदमी पार्टी वहाँ पे अपनी पूरी शक्ति झोंक रही है। लेकिन जो उम्मीदवार बनाए हैं बीजेपी ने अरविंद खन्ना, वो पुराने कांग्रेसी विधायक रह चुके हैं, लेकिन और उनका राजघराने से भी ताल्लुक है, लेकिन उनको इतना ताकतवर उम्मीदवार जो नहीं समझा जा रहा। तो जहां तक उम्मीदवारों का सवाल है उसमें अरविंद खन्ना जो है काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। और अगर अब 5 सीटों की बात करें तो इसमें बीजेपी की जो प्रदर्शन है वो सिर्फ एक बात पे निर्भर करता है, और वो बात है, वो फैक्टर है नरेंद्र मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर कितना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पंजाब में बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो इतना खुल के सड़कों पे नहीं आ रहा, लोगों से भी नहीं मिल रहा। ये बातें हम सुन रहे हैं, बड़े साफ है, इसमें कहने में कोई मुझे तो कोई किसी किस्म की वो हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो अच्छा मोदी फैक्टर जो है वो इतना जबरदस्त फैक्टर माना जा रहा है कि बीजेपी के जो नेता है, केडर है, वो भी समझ रहे हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत, उनमें एक कॉम्प्लेसेंसी जो है वो जरूर आई है। लेकिन होना नहीं चाहिए। आने वाले 6 दिनों में क्या बीजेपी का जो केडर है अपने आप को रिजुविनेट करता है या रिजुविनेट होता है। रिजुविनेट तो होना भी चाहिए कि प्रधानमंत्री उनके लिए सीधा वोट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे वोट दो, कैंडिडेट्स ने मुझे वोट दो। तो वहां पे ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री इस किस्म का नैरेटिव बनाते हैं तो उसमें पार्टी है वो दूसरे बैकग्राउंड में चली जाती है, लेकिन ये सच्चाई भी है। और उसके बाद ये जो आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और नितिन गडकरी है, जो बड़े चेहरे हैं जो पंजाब में जनसभाएं करेंगे। और मोदी जी की ये 2 जनसभाएं जो आज इसमें माफ़ कीजिएगा गुरदासपुर और जलंधर में होने जा रही हैं, जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी तो उसके कुछ देर बाद ही वहाँ पे जो है जनसभाएं होंगी और वहाँ पे किस किस्म का एक रिस्पांस मिलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे कौन सी एक नई बात करते हैं,
तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस बीजेपी का जो है वो इन चुनावों में उनका प्रदर्शन कैसे रहेगा। लेकिन अंततः एक बात आप मान लीजिए कि बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन उसका होने वाला है 2019 के 2014 के मुकाबले में, और अकेले लड़ रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं कि चाहे कुछ है, बीजेपी जो है ये चुनाव लड़ रही है, कहेंगे कि जीतने के लिए लड़ रहे हैं और वो कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर जीतने वाला जो मंशा है वो सिर्फ इनकी जो शहरी सीटें हैं, जलंधर है, पटियाला है, लुधियाना है, अमृतसर है, या इनकी जो पारंपरिक सीटें हैं गुरदासपुर और होशियारपुर या फिरोजपुर और फरीदकोट में भी मुझे लगता है कि बीजेपी अच्छा करने वाली है। अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो भी इनका वो जीत के बहुत करीब बीजेपी पहुंच सकती है। और वो वोट शेयर जो है, मैं जो पहले बात कर रहा था कि बीजेपी की जो रणनीति है वो ये है कि इसमें चुनाव लड़ें, पूरी शक्ति लगाएं, लेकिन ये चुनाव बीजेपी को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा जिससे उनका जो संगठन है वो गांव-गांव तक वो पहुंच पाएगा। और चुनाव ही एक ऐसा मौका होते हैं जब पार्टी को अपना संगठन है उसको अच्छी तरीके से जो उसकी ऑयलिंग जो है वो करने का मौका मिलता है, और वो मोबिलाइज होते हैं वर्कर्स केडर जब चुनाव होता है। तो इनकी जो लक्ष्य है वो 2024 का लोकसभा तो है ही, लेकिन जो लार्जर लक्ष्य है वो 2027 है। जो भी बीजेपी का प्रदर्शन इस बार पंजाब में रहेगा, निश्चित तौर पे वो 2027 में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा, एक बहुत बड़ा एक स्टेपिंग स्टोन होगा, जिसके आधार पे बल पे बीजेपी 2027 का राज्य का चुनाव लड़ेगी और कोशिश करेगी यहाँ पे वो सरकार बनाए, खुद नहीं तो गठबंधन में। ऐसा गठबंधन इतनी ताकतवर हो जाए कि उस गठबंधन में बीजेपी जो है एक जो बिग ब्रदर वाली भूमिका में हो, ताकि मुख्यमंत्री उनका हो और मंत्रिमंडल के बहुत सारे जो है मेजॉरिटी है उनके बीजेपी के विधायकों की हो। एक लंबी बात है, लेकिन इसी चर्चा को आज मैं इसी यहाँ पे विराम देता हूं, और इस बात के साथ दोबारा फिर कि इन 5 सीटों पे जहां पे मोदी जी ने लोगों को आह्वान किया है कि वो वोट डालें बीजेपी के हक में, यहाँ पे पटियाला सीट जो है जिसको मैं मानता हूं कि यहाँ पे बीजेपी जीत सकने की स्थिति में है, और दूसरी सीटों पे बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन उससे उम्मीद की जा सकती है, और वो इतना भी हो सकता है कि वो जीत के नज़दीक भी पहुंच सके, क्योंकि जिस तरीके का ये चुनाव है चौकोनी है, ये एक लॉटरी निकलने वाली बात है, और जिसमें मार्जिन जो है जीत का वो बहुत कम रहेगा। वो कुछ सैकड़े वोट भी हो सकते हैं, कुछ हजार वोट भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा मार्जिन नहीं होने वाला। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैंने कभी भी इससे पहले इतनी लंबी वीडियो नहीं की थी, लेकिन जो स्थिति है वो डिमांड करती है, मांग करती है कि एक विस्तार के साथ आपके साथ बात की जाए। और जब प्रधानमंत्री आज की दोनों रैलियां कर चुके होंगे तो उसके बाद फिर हम आपके साथ एक नई वीडियो, एक नए एनालिसिस के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।